Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we are back with lecture number 14. I am Asif Munir, teaching you CSC 271 database systems. Let's start with the summary of the previous lecture. What we covered in our previous lecture. We continued the multi-table queries, that how to extract data from multi-tables. Then we discussed in detail how outer join works and what are different types of outer joins, like left outer join, right outer join, full outer join. Then we discussed exists and not exists, and we saw it could either return true or false. Then we covered union, intersect, except or minus operations in SQL, and finally we targeted database updates, and that was the portion. Before it was all about the select statement, and then we covered the database updates, which includes insert, update and delete. And we saw that insert, delete and update are quite simple as compared to select. Select has a lot of variation, and we have almost covered all possibilities, not all, but we have tried our best to include maximum options that are available in select. Let's start with the today's lecture. Today we will start chapter 6, that is about data definition. Dear students, जैसा कि हमने अभी तक जो तमाम अभी तक हमने टॉपिक्स कवर किए, उनमें अगर आप देखें तो पहले तो हमने बेसिक्स जो है वो कॉन्सेप्ट्स को देखा डेटाबेस के हवाले से कि डेटाबेस के बेसिक्स क्या हैं, जो बुनियादी टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, मुख्तलिफ टर्म्स कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं, उनके मीनिंग्स क्या हैं. फिर उसके बाद अगर आपको याद हो, फिर हमने जो है रिलेशनल मॉडल को देखा था कि रिलेशनल मॉडल क्या होता है, और फिर रिलेशनल मॉडल को हमने बड़ी डिटेल से देखा कि रिलेशनल मॉडल कैसे जो है वो टेबल्स की फॉर्म में डाटा होता है, एंड देन देयर आर सर्टन कंस्ट्रक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर मॉडल के जी एक रिलेशनल मॉडल के अंदर हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. जैसे हमने देखा एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है कि जी जो रिलेशनल मॉडल में जो हर चीज़ होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स होगा. फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि उसका एक मैनिपुलेटिव पार्ट होता है, और उस मैनिपुलेटिव पार्ट में हमने देखा कि जी किस तरह हम मुख्तलिफ डेटाबेस के ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करेंगे. और जो तीसरा उसका कंपोनेंट हमने डिस्कस किया था वो इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स थे. तो अगर देखा जाए तो हम अभी भी जो उसका मैनिपुलेटिव पार्ट है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और अभी हमने अगर जैसे हम कहें कि जी हम वो तो हमारे उस मॉडल की थ्योरेटिकल जो है वो थ्योरी थी, तो जो प्रैक्टिकली लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, या जैसे आपने देखा था कि फिर हमने उस रिलेशनल मॉडल के हवाले से फिर रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस को स्टडी किया. फिर अब हम जो है प्रैक्टिकल पोर्शन के कैसे प्रैक्टिकली जो है किसी टूल को, किसी DBMS को यूज़ करते हुए हम कोई भी ऑपरेशंस जो हैं वो इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे. तो उसमें हमने देखा कि अगर SQL को ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाए, अगर आपको मेरे पिछले लेक्चर याद हों तो SQL को अगर ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाए तो दो कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया जाता है. एक DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो कि मैंने ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ली है, और मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि DML इज concerned with operations on data. So whenever we are manipulating data, we are processing data in any form, तो वो हमारी जो होगी वो DML होगी. और DML के अंदर हमने 4 जो है वो स्टेटमेंट्स बड़ी डिटेल के साथ कवर की और ख़ुसूसी तौर पे सिलेक्ट की. तो अगर मेरे पुराने लेक्चर्स आपके जहन में हों तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इस बात को कि जो हमारा कोई भी
लॉजिकली अगर सीक्वेंस देखा जाए तो वो किस तरह होता है कि हमारे पास सबसे पहले कोई भी डेटाबेस होनी चाहिए और उस डेटाबेस के अंदर वी सपोज कि जी हमारे पास बहुत सारे टेबल्स होंगे और उन टेबल्स, अब पहली बात है एक एम्प्टी टेबल होना चाहिए। एम्प्टी टेबल से मुराद क्या कि उस टेबल की डेफिनेशन होनी चाहिए जी कि ये टेबल है, इसका नाम ये है, उसके इतने एट्रीब्यूट्स हैं, हर एट्रीब्यूट की ये डाटा टाइप है एंड सो ऑन, प्राइमरी की ये वाली है, फॉरेन की ये वाली है। तो ये सारी डाटा डेफिनेशन के जुमरे में ये चीज़ आ जाती है। अब जब एम्प्टी टेबल आ गया तो अब मतलब देखें, एक बड़ी क्लियर सी बात है कि अगर टेबल ही नहीं है तो आप डाटा कैसे स्टोर कर सकते हैं? तो जब तक उसका स्ट्रक्चर ना हो, कंटेनर ना हो, आप डाटा तो उसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। तो पहली बात यही है कि लॉजिकली इट मेक सेंस कि पहले आपके पास टेबल होना चाहिए और टेबल इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ डाटा डेफिनेशन, और वो डीडीएल में आता है। लेकिन हम डीडीएल की अभी बात आज के लेक्चर में करेंगे, लेकिन हम अभी ज़रा ओवरव्यू कर रहे हैं कि हम एक्चुअली क्या काम कर रहे थे और ये किस तरह आपस में रिलेटेड हैं। और वी एज्यूम्ड कि जी देयर एग्जिस्ट नॉट ओनली कि जी आपका डाटा डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है, बल्कि जो हमने एसक्यूएल के डीएमएल पोर्शन किया, हमने एज्यूम किया कि बहुत सारा डाटा भी उसके अंदर मौजूद है। लेकिन नॉर्मली तो ऐसा नहीं होगा। होगा तो ऐसे कि आप पहले कोई भी एंटिटीज़ आइडेंटिफाई करेंगे, उनको टेबल्स में कन्वर्ट करेंगे, उन टेबल्स की डेफिनेशन आप क्रिएट करोगे और फिर उसके बाद उसमें कोई भी जो है ऑपरेशंस जो डीएमएल से रेलेवेंट है वो आप परफॉर्म करोगे। तो वी एज्यूम्ड कि जी हमारे पास टेबल की डेफिनेशन भी थी और उसके अंदर डाटा भी था। लेकिन अगर देखा जाए, अगर आप खुद से टेबल डिफाइन करते हो पहले और जब एम्प्टी टेबल है आपके पास, तो लॉजिकली आप पहला ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर सकते हो? सिलेक्ट करने से कोई फायदा नहीं। सिलेक्ट करने से क्या है, जब कोई डाटा है ही नहीं तो फिर क्या आप उसको सिलेक्ट करोगे? ठीक है। इसी तरह डिलीट का ऑप्शन या जो कमांड है वो भी कोई उसकी सेंस नहीं बनती कि मतलब डाटा एग्जिस्ट ही नहीं करता। डिलीट तो यूज होता है रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए, तो इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। इसी तरह अपडेट की बात करें तो अपडेट में भी यही हाल है कि जी अपडेट तो तब होगा जब कोई रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो लॉजिकली जो पहला ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं वो इंसर्ट का, कि जी हम नया रिकॉर्ड इंसर्ट करें। तो सपोज हमने रोज इंसर्ट कर दी, 1 कर दी, 2 कर दी, 3 कर दी, 4, जितनी भी आपने रोज इंसर्ट की। अब जब रोज आ गई हैं आपके पास, अब आपके पास तमाम ऑप्शंस खुले हैं। चाहे आप सिलेक्ट करें, आप डाटा को रिट्रीव करें, अपनी मर्जी की कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाएं वगैरह वगैरह। आप चाहे उसको डिलीट करें, कुछ सर्टन रोज को या सारी रोज को आप कर सकते हो। इसी तरह आप कोई अपडेट करना चाहो किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को, किसी रिकॉर्ड को, तो वो भी आप कर सकते हो। तो अगर मतलब ये आप अगर ये बुनियादी सी चीज़ें अगर आपके जहन में होंगी तो फिर आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों को समझने में। अब जैसे हमने सीक्वेंस डिफाइन किया था जी कि हम क्या कर सकते हैं, एम्प्टी टेबल क्रिएट किया, लेकिन ये टेबल क्रिएट करना इज कंसर्न्ड विद डाटा डेफिनेशन, और इसी तरह टेबल को डिलीट करना, जो उसकी डेफिनेशन को डिलीट करना है, दैट इज आल्सो अगेन कंसर्न्ड विद डाटा डेफिनेशन। लेकिन जो बाकी 4 ऑपरेशंस हैं जिनमें इंसर्ट है, सिलेक्ट है, अपडेट है और डिलीट है, ये सारे के सारे ऑपरेशंस जो हैं ये आपके डाटा के साथ कंसर्न्ड है। तो इट मीन्स कि जी These are 2 different things, कि मतलब आपका DDL कुछ और काम कर रही है और DML जो है वो कुछ और काम कर रही है। तो DML को तो हमने बड़े डिटेल में डिस्कस कर लिया, बहुत डिटेल में बड़ी एग्जांपल्स हमने देखी, उसकी वेरिएशन देखी, और ख़ास तौर पे सिलेक्ट के हवाले से। अब एक चीज़ आप जहन में रखें कि जो आपका DML है, DML का इम्पैक्ट एज सच बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्वेयर नहीं होता, इस सेंस में कि मसलन अगर आप कोई इंसर्ट एक रो करते हो तो जस्ट एक रो में चेंज आएगा, मसलन वही कि जी एक रो ऐड होगी नहीं। इसी तरह आप अपडेट करते हो तो एक पर्टिकुलर अगर रो अपडेट कर रहे हो तो वो सिर्फ एक रो अपडेट हुई। इसी तरह सेलेक्ट कर रहे हो तो सिलेक्ट तो कोई इम्पैक्ट, वो तो जस्ट डाटा देखने के लिए, उसके अलावा तो उसका कोई इम्पैक्ट है ही नहीं, आपके ओरिजिनल रिलेशंस तो वैसे ही रहते हैं। इसी तरह डिलीट करते हो तो मसलन आपने कुछ चंद रोज डिलीट की, लेकिन कीप इन माइंड कि जब भी आप कोई डाटा डेफिनेशन में चेंज करोगे तो दैट विल इम्पैक्ट द होल
टेबल और उसके अंदर जितना डाटा है उस सब को इम्पैक्ट करेगा। तो ये मतलब जब भी आप डीडीएल के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि जी उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत वाइड होता है, बहुत वास्ट होता है एज कंपेयर टू डीएमएल ऑपरेशंस के। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन सिनेरियो। जो आज का हमारा चैप्टर है दैट इज द डाटा डेफिनेशन पार्ट ऑफ द एसक्यूएल, और हम इंशाल्लाह इसको भी आज बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे कि कैसे हम जो है कोई भी मुख्तलिफ किस्म के जो डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम जो है देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं और फिर उनको हम डिफाइन करने के लिए जो है वो एसक्यूएल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि जो हमारे पास जिस तरह सिलेक्ट या मसलन डाटा रिट्रीवल के हवाले से या इंसर्ट, अपडेट या डिलीट के हवाले से देयर माइट एग्जिस्ट सम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, या जिस तरह क्यूरी बाय एग्जांपल की हमने बात की थी कि उस तरह के भी फीचर होते हैं कि आपको मेन्यूज़ होते हैं आपके, वो जस्ट आप क्लिक्स की बेस के ऊपर आप बता सकते हो और फिर वो ऑटोमेटिकली जो आपका DBMS है वो जो है वो रिजल्टेंट आपको डाटा शो कर सकता है फ्रॉम द टेबल। तो मतलब आपको खुद से सिलेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी होती, आपको जस्ट आप एक यूजर इंटरफेस यूज कर रहे होंगे और उसमें से आप ये सिलेक्ट करेंगे कि इस टेबल का मुझे ये डाटा दिखा दो, कंडीशन वाली फील्ड में कंडीशन स्पेसिफाई कर दोगे। तो मतलब बजाय आपको एसक्यूएल की स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखनी पड़ेगी, लेकिन जब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो उस मतलब DBMS या वो जो भी टूल है वो खुद से उसके बिहाइंड जो है वो एक एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है उसके वो जनरेट कर देगा। एग्जैक्टली इसी तरह जो है जब डाटा डेफिनेशंस की भी बात करते हैं तो डाटा डेफिनेशंस भी हमारे पास दो तरह से हम कर सकते हैं। डाटा डेफिनेशंस जो है वो आप इंटरफेसेस के थ्रू भी कर सकते हो, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स के थ्रू मतलब एप्लीकेशंस के थ्रू कर सकते हो जो टूल के अंदर अवेलेबल होती हैं कि आप जस्ट खुद से आपके पास एक मेन्यू सा आ जाएगा, इंटरफेस आ जाएगा, उसमें आप बताओगे जी कि ये एक एट्रीब्यूट है, इसकी डाटा टाइप ये है एंड सो ऑन, और आप ये उसकी प्राइमरी की है। तो मतलब ये सारा काम जो है निहायत ईजी होता है एज कंपेयर टू कमांड लिखने के। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर जब आप इसको फिर सेव करते हो या आप क्रिएट का एग्जीक्यूट करते हो उसको, तो बिहाइंड द सीन्स तो फिर आपकी वही एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है वो डीडीएल के हवाले से एग्जीक्यूट होगी। तो इसी तरह आप डेफिनेटली कमांड्स भी लिख सकते हो खुद से, लेकिन मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब प्रैक्टिकली काम कर रहे होंगे इस हवाले से तो आप एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स ही लिखोगे डीडीएल के लिए, टेबल क्रिएट करने के लिए या कोई भी डाटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। मतलब यू माइट यूज़ दैट यूज़र इंटरफेस और वो जो GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस उसको भी आप यूज़ कर सकते हो और उसके थ्रू भी आप अपना सारा काम कर सकते हो। लेकिन मतलब फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बीइंग अ डाटाबेस एक्सपर्ट आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपकी जो कैसे ये एसक्यूएल स्टेटमेंट्स जो है वो काम करती हैं। तो हम इंशाल्लाह आज के चैप्टर में हम जो है इसी चीज़ को बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे। सबसे पहली चीज़, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स की, तो डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स जो हैं डेफिनेटली जब भी हम डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे तो दे विल बी आइडेंटिफाइड, और उनके लिए कोई ना कोई हमें आइडेंटिफायर यूज़ करना पड़ेगा कि उनको मेंशन करने के लिए, उनको रेफर करने के लिए। तो आइडेंटिफायर इज़ जस्ट लाइक अ वेरिएबल या एक नेम है जो किसी भी डाटाबेस ऑब्जेक्ट को हम जो है वो असाइन करेंगे। तो कीप इन माइंड कि जी एसक्यूएल आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स इन द डाटाबेस। इट कुड बी टेबल का नाम हो सकता है, व्यू का नाम हो सकता है, या कॉलम्स। देखें टेबल के अंदर कॉलम्स भी होते हैं, उनका नाम भी हो सकता है। अब डेफिनेटली हर जो लैंग्वेज होती है उसके जो वेरिएबल नाम जो उसको हम असाइन कर सकते हैं उसके लिए एक कैरेक्टर सेट डिफाइंड होता है कि ये कैरेक्टर सेट है, इसके अंदर से आपने उस वेरिएबल का नाम लेना है। तो एग्जैक्टली इसी तरह एसक्यूएल भी जो है वो कैरेक्टर सेट आइडेंटिफाई या वो एक है जिसमें से आपने बेसिकली उस आइडेंटिफायर का नाम चूज करना होता है। तो अगर हम ISO स्टैंडर्ड के हवाले से बात करें तो एसक्यूएल में जो कैरेक्टर सेट इन्वॉल्व है या जो मौजूद है, अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम कोई भी एसक्यूएल आइडेंटिफायर जो है वो बेसिकली मतलब वो नाम यूज़ करेंगे, तो उसमें हमारे पास अपर केस लेटर्स आते हैं A से Z तक, लोअर केस लेटर्स आते हैं
डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आते हैं और एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि अंडरस्कोर है, वो आप यूज कर सकते हैं। तो मसलन कोई भी जो एसक्यूएल आइडेंटिफायर है, जो नाम है किसी भी टेबल का, व्यू का या कॉलम का, उसके लिए आप अल्फ़ाबेट्स बोथ इन अपर केस लोअर केस 0 से 9 तक डिजिट्स और अंडरस्कोर, इसके अलावा जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन बाज़ औक़ात मतलब ये हो सकता है कि कुछ डिफरेंट जो डायलेक्ट्स हैं, डिफरेंट वेंडर्स हैं, वो में भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो कि आप डिफरेंट कैरेक्टर सेट भी जो वो डिफाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब जो डेफिनेटली कोई भी जो आइडेंटिफायर होगा, जो नेम हम यूज़ करेंगे, देयर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस कि जी हम ये चीज़ कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। मसलन पहला जो जहन में आता है कि जी एक आइडेंटिफायर का नेम कितना बड़ा होना चाहिए, तो डेफिनेटली कोई एक स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करता है। तो स्टैंडर्ड ये है जी कि 128 कैरेक्टर्स का एट मोस्ट होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मुख्तलिफ डायलेक्ट्स में मतलब ये रेंज मुख्तलिफ हो सकती है, हो सकता है कुछ इससे कम कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ इससे ज़्यादा। लेकिन जो ISO का स्टैंडर्ड है दैट आइडेंटिफाइज कि जी आपका एक एसक्यूएल आइडेंटिफायर एट मोस्ट जो है दैट कैन कंटेन 128 कैरेक्टर्स। अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफायर के लिए हमारी शर्त है, वो ये है कि एन आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर के जी आपका जो है लेटर से वो स्टार्ट होना चाहिए, नंबर से या अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन स्पेसेस, तो मतलब आप कोई भी टेबल का नाम यूज़ कर रहे हैं तो मसलन अगर 2 वर्ड्स हैं तो उनके दरमियान स्पेसेस ना दें, या कॉलम है तो उनके दरमियान स्पेसेस ना दें, आप अंडरस्कोर यूज़ कर लें या उनको इकट्ठा जोड़ के लिख लें, तो मतलब स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी बाज़ औक़ात मैंने बताया कि मुख्तलिफ हो सकता है, बाज़ औक़ात बाज़ DBMS में आपको स्पेसेस भी दें तो तब भी जो है वो लेकिन चूँकि ये एक स्टैंडर्ड है ISO का, तो आपको बेहतर है कि इवन अगर वो DBMS प्रोवाइड कर भी रहा है तो आप एक इस स्टैंडर्ड को फॉलो करें। अब चूँकि कीप इन माइंड, अब चूँकि हमारी जो पिक्चर है वो थोड़ी बड़ी होती जा रही है। मसलन हमने बिल्कुल छोटी सी चीज़ से स्टार्ट किया था, डेटाबेस से, डेटाबेस क्या होता है, फिर उसके ऊपर हमने थोड़ी सी मज़ीद डिटेल्स देखी कि डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमने DBMS को देखा, हमने डाटा को देखा, हमने लोगों को देखा कौन कौन से इन्वॉल्व है, कौन से रोल्स इन्वॉल्व हैं, फिर हमने मज़ीद DBMS को बड़ी डिटेल से देखा, उसके फ़ायदे देखे, फिर हमने मॉडल्स को देखा, और मॉडल में से खसूसी तौर पर रिलेशनल मॉडल जो कि हमारे इस कोर्स का फोकस भी है, उसको हमने बड़ी डिटेल से कवर किया। तो हमारी पिक्चर जो है ना वो बढ़ती जा रही है थोड़ी सी, और जितनी बड़ी पिक्चर होती जाएगी चीज़ें उतनी क्लियर होती जाएंगी। तो अब आप ये देखें कि फाइनली मसलन देखें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा कोई भी जो रियल लाइफ का एक सिस्टम है उसको हमने डेटाबेस के थ्रू जो है रिजॉल्व करना है, हमने उसको डेटाबेस एप्लीकेशन बनानी है और डेटाबेस डिज़ाइन करना है उसका। तो अब डेटाबेस अगर किसी रियल लाइफ सिस्टम हमने एग्जांपल्स देखी थी डेटाबेस जहाँ पे इन्वॉल्व है जी, हमने देखा तमाम तकरीबन ज़िंदगी के शोबे हैं जिनमें आपका डेटाबेस किसी ना किसी सूरत में जो है वो इन्वॉल्व है। हमने देखा जी कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। हम बैंक्स में जा रहे हैं तब भी यही है, हम सुपरमार्केट में जा रहे हैं, हम किसी वीडियो शॉप पे जा रहे हैं, हम कोई सुपरमार्केट में जा रहे हैं, या मतलब हमने कोई टिकट रिजर्वेशन करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसी ना किसी हवाले से डेटाबेस को इन्वॉल्व जो है, इसमें इन्वॉल्वमेंट है डेटाबेस की। अब ये देखें कि कोई भी जो लैंग्वेज होती है, या फिर जब हम मॉडल की बात करते हैं रिलेशनल मॉडल की, और रिलेशनल मॉडल की जो लैंग्वेज है वो SQL है। तो अब आप देखें कि दुनिया में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जिसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन अपने पास उस रिलेशनल मॉडल के अंदर कैप्चर करनी है, तो इट मीन्स कि देयर शुड बी अप्रोप्रिएट डाटा टाइप्स फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यूज़। कि मसलन फ़र्ज़ करें जी हमने अगर कोई नेम स्टोर करने हैं तो हमें कोई कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग्स की फॉर्म में होना चाहिए डाटा टाइप, जो अल्फ़ाबेट्स इन ग्रुप्स जो है हमें वो स्टोर करने के लिए अलाउ करे। इसी तरह सैलरी हमने मतलब स्टोर करनी है तो वो सैलरी मतलब हो सकता है किसी की फ्लोट में भी हो कि जी 15,000 और 75 रुपये या और कुछ पैसे वगैरह वगैरह, मतलब इस तरह हो सकता है। या आप ये देखें कि डेट ऑफ बर्थ स्टोर करनी है तो वो डेट की कोई
टाइप होनी चाहिए, इसी तरह कोई नंबर यूज करना है तो डिजिट होना चाहिए, एंड सो ऑन। मतलब मुख्तलिफ जिस किस्म की भी आपका डाटा एग्जिस्ट करता है उसको बेसिकली फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास जो है उस लैंग्वेज के अंदर जो है उस किस्म की डाटा टाइप्स एग्जिस्ट करती होनी चाहिए। ठीक है जी, तो बिल्कुल यही वाली बात है। अब हम देखेंगे कि एसक्यूएल जो है उसके अंदर कौन कौन सी डाटा टाइप्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर हम देखें ब्रॉडली, मे भी बहुत सारी इसमें कम मतलब कुछ और भी हों, लेकिन हम आईएसओ के हवाले से देखें तो हमारे पास एक बूलियन है, और बूलियन आपको पता है कि बूलियन ऑलवेज रिटर्न ट्रू और फॉल्स। इसके बाद हमारे पास कैरेक्टर है, और कैरेक्टर के आगे मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं। एक कैरेक्टर है, एक वेरिएबल कैरेक्टर है, और एक अब एन कैरेक्टर भी अवेलेबल है। कैरेक्टर और वेरिएबल वेरिंग से निकला है। ठीक है जी, वेरिंग। ओके, तो जो कैरेक्टर होता है, मसलन फ़र्ज़ करें अब जब भी हम कोई फ़र्ज़ करें एक नेम की फील्ड थी, तो नेम की फील्ड को हम कहते हैं जी ये कैरेक्टर टाइप की होगी, लेकिन हम सोचते हैं यार नाम हो सकता है मैक्सिमम 10 लेटर्स का नाम होगा फर्स्ट नेम। ठीक है, तो अब अगर हमने कैरेक्टर 10 दिया, लेकिन फ़र्ज़ करें नाम अली था, तो अली तो अब सिर्फ 3 कैरेक्टर्स लेता है, लेकिन हमने वहां पे उसकी लेंथ कितनी डिफाइन की थी? 10 डिफाइन की थी। तो अब जो वो बाकी अली तो 3 कैरेक्टर्स या 3 स्पेसेस लेगा हार्ड ड्राइव पे, ठीक है, जो स्टोर करने के लिए उसको, लेकिन बाकी जो 7 स्पेसेस हैं वो ब्लैंक से पैड कर देगा। तो लेकिन वो अब जो एक्चुअली जगह ले रहा होगा वो 10 कैरेक्टर्स की ले रहा होगा। लेकिन अगर हम वेरिएबल कैरेक्टर var4 इसको मतलब प्रोनाउंस करते हैं, तो var4 अगर हम यूज करते हैं तो var4 की खास बात यह है कि अगर फर्ज करें हमने वही नाम फर्स्ट नेम var4 10 लिया होता, तो उसका फायदा हमें यह होता कि var4 जब अली नाम आता तो वो 10 के बजाय कितने जो है वो स्पेसेस यूज करता उन कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए? सिर्फ 3। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि var4 का फायदा डिस्क स्पेस यूटिलाइजेशन के हवाले से या सेव करने के हवाले से कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है var4। तो मतलब var4 अब फर्ज करें 50,000 नाम थे, तो हर नाम में कुछ 2-4 स्पेसेस भी अगर वेस्ट हो रही थी, तो आप सोच सकते हैं कि 50,000 मल्टीप्लाई बाय वो 2-4 स्पेसेस जितनी भी हैं आपकी, तो आप उतनी आपकी जो है वो डिस्क जो है वो वेस्ट हो रही थी। तो var4 से आप वो डिस्क सेव कर सकते हैं। इसी तरह एन कैरेक्टर भी होता है, और एन कैरेक्टर जो होता है वो आपका यूनिकोड के लिए होता है, जो कि बिल्कुल नया कोड है आस्की और जो दूसरे हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुकाबले में। तो लेकिन हम उसकी डिटेल में फ़िलहाल नहीं जाते। इसी तरह बिट है, बिट जिस तरह एक बिट 0 या 1 ऑन या ऑफ होती है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। इसी तरह बिट में भी 2 वेरिएशंस हैं, बिट और बिट वेरिंग। तो बिट वेरिंग भी एग्जैक्टली उसी तरह काम करता है जिस तरह वेरिएबल कैरेक्टर काम करता है। इसके बाद हमारे पास फिर नंबर्स के लिए हैं, एक एग्जैक्ट न्यूमेरिक है। एग्जैक्ट न्यूमेरिक में आपकी एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है नंबर्स की, उसमें न्यूमेरिक है, डेसिमल है। डेसिमल में आपके जो है वो डेसिमल पॉइंट्स भी आ जाते हैं, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट या इशारिया के बाद भी आ जाते हैं। इसी तरह इंटीजर है और स्मॉल इंटीजर है। तो ये आपके डिफरेंट जो है वो आपके एग्जैक्ट न्यूमेरिक के अंदर ऑप्शंस हैं। इसी तरह अप्रॉक्सीमेट न्यूमेरिक है जिसमें फ्लोट है, रियल है, डबल प्रिसीजन है। तो ये आपके जो वो ई की पावर फॉर्म में लिखते हैं कि आपके जो बड़ी टर्म्स होती हैं या बहुत छोटी जो होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये अप्रॉक्सीमेट होती हैं, ये एग्जैक्ट नहीं होती। इसी तरह हमारे पास डेट टाइम के लिए मुख्तलिफ हमारे पास हैं, जैसे डेट है, टाइम है या टाइम स्टैम्प है। तो मतलब डेट या टाइम और इसके हवाले से जो भी होगा वो इसके लिए होगा। इसी तरह इंटरवल है कि जो मुख्तलिफ डेट या टाइम के हवाले से, कि मसलन जैसे हम कहें जी कि ईयर्स, मंथ या डेज, और अगर टाइम के हवाले से बात करें तो इंटरवल क्या हो सकता है जी कि आवर्स कितने थे, मिनट्स कितने थे, सेकंड्स कितने थे, एंड सो ऑन। तो मतलब ये आप सारे जो है ये डाटा टाइप इस डेट के हवाले से जो है जितना भी डाटा होगा वो उसके लिए यूज़ होगी। फिर उसके बाद आपके पास लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट हो सकता है या बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। लेकिन हम इन चीज़ों को आगे जो है फिर देखेंगे जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। There are number of SQL operators or functions available। मसलन वो फिर बहुत सारे जो है ना फंक्शंस अवेलेबल हैं जो कि फिर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि जी बिट लेंथ जो है वो किसी भी कोई ऐसी फील्ड जो बिट
जिसकी डाटा टाइप है तो वो हमें उसकी लेंथ रिटर्न कर देगा। इसी तरह कैरेक्टर लेंथ, कोई मसलन फर्स्ट नेम का एक फील्ड था जो कैरेक्टर था, तो हम अगर फर्ज करें उसके ऊपर ये फंक्शन लगा देते हैं कैरेक्टर लेंथ का, तो ये जो हर नाम के अंदर जितने कैरेक्टर्स होंगे वो उतने हमें रिटर्न कर देगा। कास्ट आपका जो है वो एक डाटा टाइप से दूसरी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। इसके बाद ये जो पाइप साइन, दो आपकी वर्टिकल बार्स नजर आ रही हैं, इनको कंकैटिनेशन भी कहते हैं। कंकैटिनेशन क्या होता है कि दो स्ट्रिंग्स को जोड़ देना। मसलन फर्ज करें हम कर सकते हैं कि फर्स्ट नेम कंकैटिनेशन लास्ट नेम, तो जो आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को वो मिला के लिख देगा, जोड़ के लिख देगा। जो दूसरी वाली चीज होगी राइट साइड पे, उसको पहली वाले के आखिर में मिला के लिख देगा। करंट यूज़र कि जी आपका DBMS पे कौन इस टाइम यूज़र है जो इसको यूज़ कर रहा है, अगर आप सेलेक्ट में इसको यूज़ करते हैं तो वो आपको करंट यूज़र रिटर्न कर देगा। लोअर, अगर कोई भी चीज़ मसलन कोई स्ट्रिंग है, जैसे फर्स्ट नेम है वाला एट्रीब्यूट है, आप अगर उसके बाहर लोअर यूज़ कर देते हैं तो जो आपका रिजल्ट डिस्प्ले होगा उसमें सारा जो है आपकी फर्स्ट नेम जो है वो लोअर केस में नज़र आएगा। अपर केस अपर के लिए होता है। ट्रिम जो होता है वो कुछ उसमें से चीज़ें ट्रिम करने के लिए, निकालने के लिए। इसी तरह पोजीशन जो है वो किसी भी एक खास कैरेक्टर की या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर की वो जो है पोजीशन बताता है किसी स्ट्रिंग के अंदर कि वो किस पोजीशन के ऊपर है। मसलन फ़र्ज़ करें एक नाम है मसलन बिलाल, तो मैं कहूँ जी आई की पोजीशन क्या है, तो पोजीशन के अंदर जब मैं बिलाल स्ट्रिंग दूंगा तो और आई स्पेसिफाई करूंगा तो वो मुझे 2 रिटर्न करेगा कि जी ये दूसरी पोजीशन के ऊपर जो है आई एग्जिस्ट करता है। तो अगर मतलब 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर वो जो है पहली जो है वो उसी को रेफर करेगा। इसी तरह हमारे पास सब स्ट्रिंग है। सब स्ट्रिंग, कुछ स्ट्रिंग के अंदर से कुछ पोर्शन हमने निकालना हो। मसलन फ़र्ज़ करें कि हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इकट्ठे दिए हुए थे, तो हम जो है उसमें से कुछ निकालना चाहें, पहले 4 कैरेक्टर्स या पहले 5 कैरेक्टर्स या कोई इस तरह का सिनेरियो होगा तो हम सब स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह करंट डेट है, करंट टाइम है। करंट डेट और करंट टाइम बड़े क्लियर हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं। और फिर उसके बाद केस है आपका। केस जिस तरह आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते हो कि मुख्तलिफ आपके केसेस होते हैं और उनके ऊपर फिर डिसीजन होता है, तो एग्जैक्टली उसी टाइप का ये जो है इसमें भी स्केलर ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं एसक्यूएल के अंदर। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंटीग्रिटी एनहांसमेंट फीचर। अब जो इंटीग्रिटी एनहांसमेंट फीचर क्या है कि जी इट वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड इन एसक्यूएल स्टैंडर्ड, जो ISO का स्टैंडर्ड है 1989 के अंदर। अब बेसिकली इसमें इंटीग्रिटी एनहांसमेंट फीचर में जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी या अदर जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसको फैसिलिटेट या उसको डिफाइन करने के हवाले से फैसिलिटीज़ जो है वो एसक्यूएल के अंदर प्रोवाइड की गई। लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ ज़हन में रख लें कि इससे पहले क्या होता था कि मसलन जितनी भी ये जो कंस्ट्रेंट्स के हवाले से चीज़ें हैं, चाहे वो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, आई होप कि आपको अब ये चीज़ें पुरानी आपके जहन में होंगी, या जो कंस्ट्रेंट्स डिफरेंट हमने पहले कुछ स्टडी किए थे। तो अगर हम उन कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर उनको जो है वो मेजर किया जाता था या उधर उनको टैकल किया जाता था। लेकिन जब ये जो इंटीग्रिटी एनहांसमेंट फीचर जो है ISO एसक्यूएल स्टैंडर्ड 1989 के अंदर जब इसमें ऑप्शन आ गई कि हम बजाय ये कि अब देखें एप्लीकेशन प्रोग्राम में उसको करने का नुकसान क्या है कि अगर मसलन एक डेटाबेस था आपका और 10 डिफरेंट एप्लीकेशंस बनी हैं तो हर एप्लीकेशन के अंदर फिर हमें उस कॉन्स्टेंट्स को डील करना पड़ेगा। मसलन फ़र्ज़ करें कॉन्स्टेंट क्या हो सकता है कि फ़र्ज़ करें जी जैसे आपके मार्क्स की फील्ड थी, तो मार्क्स की फील्ड हम कहते हैं जी कि मार्क्स कुड बी बिटवीन 0 एंड 100 सपोज, ठीक है। तो अब ये एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर आपने ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी थी कि मार्क्स की वैल्यू जब एंटर हो रही है उस एप्लीकेशन में तो वो आपने वहाँ पे चेक प्रोग्रामिंग में लगाना है कि वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 और 100 के दरमियान होनी चाहिए। तो अब आपने 10 डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर अगर मार्क्स आप इनपुट कर रहे हो तो अब 10 जगह पे आपको ये काम करना पड़ेगा। लेकिन इंटीग्रिटी एनहांसमेंट फीचर ऐड करने का फ़ायदा ये हुआ कि अब आप क्या कर सकते हो कि एक सेंट्रलाइज जगह पे, एक ही जगह पे डेटाबेस के अंदर जो है आप ये इंटीग्रिटी कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हो। और अब
डेटाबेस इज रिस्पॉन्सिबल और डीबीएमएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिकली कि जी वो उस कंस्ट्रेंट को वायलेट ना करने दे या उसकी वायलेशन ना होने दे। तो मतलब ये बहुत ज़बरदस्त एक फीचर है जो कि आप जो है हम जिसको बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे। तो कीप इन माइंड कि जो आपका इंटीग्रिटी एनहांसमेंट फीचर है, इट प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज्ड बेसिकली फैसिलिटी ऑफ जो है कॉन्स्ट्रेंट्स कि वहाँ पे ही उन कॉन्स्ट्रेंट्स को चेक किया जाए, उनको वैलिडेट किया जाए और फिर जो है जितनी मर्जी एप्लीकेशंस है वो सारी, चाहे वो जो भी है, तो फिर वहाँ पे आपको वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। डीबीएमएस खुद ही इन कॉन्स्ट्रेंट्स को, चाहे वो किसी भी किस्म का कॉन्स्ट्रेंट है, वो जो है उनको खुद ही मैनेज कर रहा होगा और उनको उनकी वायलेशन जो है वो नहीं होने देगा। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो ये इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स का मकसद क्या था। अब पहली बात आपको मतलब बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट हमें जो है वो प्रोवाइड किए गए या ये फैसिलिटी उस ISO SQL स्टैंडर्ड के अंदर क्यों शामिल की गई। तो पहली बात इसका मकसद समझ लें। देखें, मसलन मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स 0 और हम कह रहे थे जी 100 मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो क्यों हम ऐसा चाह रहे हैं? हम इसलिए ऐसा चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से, मसलन देखें गलती कोई भी, मसलन बंदा एक टाइपिंग ही कर रहा था, उसने लिखना था 50, उसने 505 लिख दिया, तो किसी सब्जेक्ट के 505 मार्क्स 100 में से तो हो ही नहीं सकते। या मसलन फ़र्ज़ करें कोई एक ब्रांच थी, ब्रांच की वैल्यू B001 से लेके B999 तक हो सकती थी, तो उसने गलती से 4 दफ़ा 9 प्रेस कर दिया, ठीक है, तो ऐसी तो ब्रांच ही कोई एग्जिस्ट नहीं करती। या मसलन आपके मतलब बहुत सारे कुछ ऐसे वो जो रूल्स हो सकते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो मसलन वो जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक रूल्स हैं, अगर आप वो डिफाइन कर देंगे या आप अपने कोशिश, आप ये चाहते हैं कि जो आपका डाटा हो वो एक कंसिस्टेंट फॉर्म में हो, वो एक करेक्ट फॉर्म में हो, इनकरेक्ट फॉर्म में ना हो, तो मतलब ये सारी जो तगदो है, ये सारी जो कोशिश है वो किसके लिए है कि आपका जो डाटा है वो एक कंसिस्टेंट फॉर्म में रहे और इनकंसिस्टेंट डाटा जो है वो एंटर ना हो सके। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप इंटीग्रिटी एनहांसमेंट फीचर को यूज़ करते हुए जब आप डाटाबेस को डिफाइन कर रहे हैं तो आप उधर ये सारी चीज़ें जो है वो डिफाइन कर दें, ताकि जो ही डाटा एंटर हो रहा हो तो इन सारी चीज़ों को, उसकी करेक्टनेस को चेक किया जा सके कि कोई ऐसी फील्ड जिसके अंदर डेट की वैल्यू आनी है तो डेट ही आए, और डेट का ये स्पेसिफिक, फ़र्ज़ करें जी आपने मेंशन किया हुआ है कि डेट जो है आज की डेट से लेके आज से 10 दिन की बाद आ सकती है, तो अब आप वही उसमें शामिल कर सकते हैं। या आपने फ़र्ज़ किया कि एक एट्रीब्यूट था, जैसे आपका फ़र्ज़ करें कि सिटीज़ थे, तो आपको पता है जी कि आपकी ब्रांचेस की सिर्फ 4 सिटीज़ में, और वो लंदन, ग्लासगो, अबरडीन और ये हैं, तो आपने वो लिस्ट भी स्पेसिफाई कर दीजिए कि इसके अलावा इसमें कोई नाम नहीं आ सकता। या जैसे आपका जेंडर वाली फील्ड है या सेक्स जिसको हम उधर यूज़ कर रहे थे, तो उसमें या मेल आ सकता या फीमेल, M कैरेक्टर फॉर मेल और F फॉर फीमेल, तो मतलब कोई बंदा भी इनके अलावा कोई एंटर ना कर दे। तो मतलब ऑल इन ऑल मतलब इन सारी चीज़ों का मकसद जो है वो यही है कि आपके जो डाटा है दैट शुड बी इन अ कंसिस्टेंट स्टेट। तो ये इसका बेसिकली मकसद है, और हम देखेंगे कि फिर हमारे पास क्या क्या प्रोविजन है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं इन इंटीग्रिटी एनहांसमेंट फीचर में जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इंटीग्रिटी एनहांसमेंट फीचर के हवाले से अगर हम बात करें तो देर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स दैट वी विल बी कंसिडरिंग इन दिस लेक्चर। सबसे पहला जो है वो रिक्वायर्ड डाटा है, ठीक है, फिर उसके बाद डोमेन कंस्ट्रेंट्स हैं, एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट है। अब इनमें से बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट हम पहले पढ़ के आ चुके हैं पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद हो, लेकिन अब हमारा फोकस ये होगा कि उधर तो हमने जस्ट इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये एक्चुअली होते क्या हैं, लेकिन इधर हम इस रेफरेंस से पढ़ रहे हैं कि एसक्यूएल के अंदर इन कॉन्स्ट्रेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे ये कॉन्स्ट्रेंट्स जो है वो अप्लाई किए जाते हैं यूजिंग एसक्यूएल। तो मतलब चीज़ें बहुत सारी रिपीट हो रही है, कोई एज सच इसमें एज सच बहुत सारे नए टॉपिक इन दैट सेंस उस तरह नहीं है, लेकिन जो है आपका सिर्फ उसकी एसक्यूएल में रिप्रेजेंटेशन किस तरह उस कॉन्स्ट्रेंट की करनी है ये आपको सीखना होगा। इसके बाद हमारे पास रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट है और हमारे पास जनरल कॉन्स्ट्रेंट्स है। तो हम 1 बाय 1 जो है इन सारे कॉन्स्ट्रेंट्स को बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे। अगर हम रिक्वायर्ड डाटा की बात करें तो इट मीन्स के जी
किसी भी एट्रीब्यूट के लिए, और कीप इन माइंड इट शुड बी फॉर कॉलम्स, ठीक है जी। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कोई भी जो, मसलन पहली बात है आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमारा जितना भी जो डाटा है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ अ टेबल, ठीक है। टेबल के अंदर डाटा कैसे पड़ा होता है, इन फॉर्म ऑफ कॉलम्स होते हैं, और कॉलम्स के फिर अगेंस्ट आपकी वैल्यूज आती हैं, और वो वैल्यूज फिर एक पर्टिकुलर जो है वो एक रिकॉर्ड बनता है, एंड फिर आपके मतलब टेबल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं। तो कीप इन माइंड कि जी सम कॉलम्स मस्ट कंटेन अ वैलिड वैल्यू, इट मींस देयर मस्ट बी अ वैल्यू दैट शुड बी सप्लाइड फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलम। तो उसको नल हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो दे आर नॉट अलाउड टू कंटेन नल्स, इट मींस कि उस एट्रीब्यूट के लिए, उस कॉलम के लिए हमें डाटा रिक्वायर्ड है। तो ये हमारा पहला कॉन्स्ट्रेंट है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और नल जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि नल इज नॉट एज ब्लैंक और जीरो, और जो आपका ये नल होता है दैट रिप्रेजेंट्स अनअवेलेबल, मिसिंग और नॉट एप्लीकेबल, जो है कि मतलब फर्ज करें कि आपका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ था, नेशनल आईडी कार्ड, तो आपका वो फील्ड नल वहाँ आ जाएगी जब आप वैल्यू नहीं एंटर करेंगे, या कोई और ऐसी आपकी चीज़, जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब तो मिल गई है लेकिन आपको अभी डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुआ, या कोई भी ऐसी आपके एट्रीब्यूट्स जो रियल लाइफ में जिनकी वैल्यू बाज़ औक़ात अवेलेबल नहीं है, तो आप उनको डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो नल जो है वो हो सकते हैं। अच्छा, अब जितने भी ऐसे फील्ड्स होंगे जिनके लिए मस्ट आपको डाटा रिक्वायर्ड होगा, तो फिर आपको उनको क्या करना पड़ेगा, नॉट नल करना पड़ेगा। तो सपोज अगर हम स्टाफ के रिलेशन की बात करें और हम कहें जी स्टाफ जब भी होगा तो यू हैव टू मेंशन अ पोजीशन फॉर दैट स्टाफ, ठीक है। वो अलग बात है कि पोजीशन क्या क्या हो सकती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन वी से कि देयर मस्ट बी अ वैलिड वैल्यू फॉर पोजीशन, कि उसके लिए वैल्यू रिक्वायर्ड है, नल नहीं आप दे सकते। तो आप कैसे उसको डिफाइन करोगे, आपने कहा जी पोजीशन, पोजीशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, नीचे जो कमांड है कि जी पोजीशन इज द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट, उसके बाद उसकी डाटा टाइप है। जैसे मैंने बताया कि कोई भी जो आपका एट्रीब्यूट होगा दैट विल बी ऑफ अ सर्टेन डाटा टाइप, और वो मैंने डाटा टाइप्स का आपको मकसद भी बताया कि जितना भी रियल लाइफ में आपका डाटा है दैट विल बी स्टोर्ड इन एसक्यूएल, मतलब यूजिंग एसक्यूएल कोई अगर आप कर रहे हैं तो वो एक स्पेसिफिक डाटा टाइप का होगा। तो हमने कहा जी वो वेरिएबल कैरेक्टर है, वारचार है। वारचार का मैंने आपको फ़ायदा भी बताया था कि वारचार का हमें क्या फ़ायदा है, और हमने एज्यूम कर लिया कि मैक्सिमम जो पोजीशन है हमारी ना उसमें 10 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, मसलन मैनेजर नाम हो गया, असिस्टेंट हो गया, या सुपरवाइज़र हो गया, या जितनी और पोजीशंस हैं, सेक्रेटरी हो गया वगैरह वगैरह, ये सारी जो है मैक्सिमम जो है वो 10 कैरेक्टर्स जो है वो कंटेन कर सकती हैं। उसके बाद स्पेस दे के हमने क्या डिफाइन कर दिया कि इट रिक्वायर्स वैल्यू, ठीक है। ये नहीं हो सकता हम इसको नल नहीं कर सकते, तो हमने मेंशन कर दिया कि ये नॉट नल है, कि यहाँ पे नल आप जो है ये ब्लैंक आप नहीं छोड़ सकते, आप नल यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते पोजीशन की एट्रीब्यूट के लिए या पोजीशन के कॉलम के लिए। तो दैट इज़ द फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो इंटीग्रिटी इन्हांसमेंट फीचर के अंदर जो है हमें प्रोवाइडेड है। उसके बाद जो दूसरा हमारा कंस्ट्रेंट है दैट इज डोमेन कंस्ट्रेंट, और डोमेन आपको हमने बड़ी डिटेल में डोमेन को डिस्कस किया था। हमने डोमेन को क्या कहा था कि हर जो एट्रीब्यूट होता है टेबल का या कॉलम होता है दैट हैज़ अ डोमेन, और डोमेन वाज डिफाइंड एज के सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज या सेट ऑफ ऑल लीगल वैल्यूज दैट कुड बी असाइन टू दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बड़ी डिटेल से उस टाइम भी बताया था, मसलन मैंने कहा था जी जो आपका नेम है, फर्स्ट नेम है या लास्ट नेम है, तो मतलब जितने भी नेम्स हो सकते हैं, मसलन पाकिस्तान में आप बात कर रहे हैं तो जितने भी नाम लीगली हो सकते हैं वो सारे उस एट्रीब्यूट के अंदर आ सकते हैं। या फ़र्ज़ करें अगर आपके मार्क्स की फील्ड है तो हमें पता है जी 0 और 100, मसलन मैक्सिमम 100 मार्क्स हैं किसी सब्जेक्ट के, तो मैक्सिमम वैल्यू 100 हो सकती है और मिनिमम जो है वो 0 या बाकी इसके अंदर आ सकते हैं। इसी तरह अगर हमने जेंडर की कोई एट्रीब्यूट स्पेसिफाई किया है तो हम कह देते हैं जी हाँ जी 2 इसमें ऑप्शंस है, या मेल दे सकते हैं या फीमेल दे सकते हैं। इसी तरह हम सपोज कहें कि हमारी पोजीशन है, पोजीशन में हम मैनेजर हैं, हमारी 4 ही पोजीशंस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, एक मैनेजर हो सकते हैं, सुपरवाइज़र हो सकते हैं, सेक्रेटरी हो सकते हैं, और फ़र्ज़ करें एक असिस्टेंट हो सकता है,
तो अब हम फिक्स कर दें कि यही वाले फील्ड जो है इसके लिए आ सकती हैं, या हमें अपनी ब्रांचेस पता है कि हमारी B001 से लेके B010 तक हैं, तो आप मेंशन कर सकते हो कि जो ब्रांच नंबर का जो एट्रीब्यूट है दैट कुड टेक वैल्यू फ्रॉम दिस सेट के जी B001 से लेके B010 तक, या कोई भी और ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी आप जो है वो डोमेन डिफाइन कर दें, तो फिर DBMS इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि वो जो उस एट्रीब्यूट के लिए, उस कॉलम के लिए जो वैल्यूज आए वो इसी में से आए, इसके अलावा ना आए। अब डेफिनेटली इस चीज़ को SQL के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो इसके लिए हमारे पास SQL के अंदर दो मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं। एक हमारा चेक क्लॉज है विच अलाउज अ कंस्ट्रेंट्स टू बी डिफाइंड ऑन अ कॉलम और द एंटायर टेबल। अब कीप इन माइंड के पहली बात है कि ये जो आपके डोमेन कॉन्स्टेंट्स हैं दे कुड बी डिफाइंड विद टू मैकेनिज्म्स। तो एक तो चेक मैकेनिज्म है, लेकिन चेक मैकेनिज्म की भी खास बात ये है कि ये किसी एक टेबल के एक कॉलम के ऊपर भी हम वो कॉन्स्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, मतलब डोमेन कॉन्स्टेंट, और पूरे टेबल के लिए भी कर सकते हैं। तो हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे तो वो फिर हमें क्लियर हो जाएगा। और जो दूसरा मैकेनिज्म है वो है क्रिएट डोमेन स्टेटमेंट के थ्रू, कि हम क्रिएट डोमेन स्टेटमेंट के अंदर जो है फिर अगेन उधर भी चेक के थ्रू ही होता है, लेकिन ये क्रिएट डोमेन स्टेटमेंट के थ्रू भी हम जो है ये काम कर सकते हैं। तो हम इन दोनों की एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो चेक क्लॉज होता है, चेक क्लॉज का अगर आप फॉर्मेट देखें तो इट्स चेक और पैरेंथेसिस के अंदर सर्च कंडीशन। अब जब भी कोई वैल्यू, अब एक बात, अब आपको फिर अगेन आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि ये सारा काम हम क्यों देख रहे हैं। कि मसलन जब आप फर्ज करो, जब आप टेबल का डेफिनेशन दे रहे होगे, आप टेबल बता रहे होगे कि मेरा एक टेबल होगा जिसमें 4 एट्रीब्यूट्स होंगे और हर एट्रीब्यूट कि ये डाटा टाइप होगी, वो नल हो सकता है या नहीं हो सकता, और उसमें ये वैल्यूज आ सकती हैं। तो आप ये चेक लगा रहे हो कि जब उस फिर टेबल के अंदर डाटा एंटर होगा तो वो इन रूल्स को वायलेट ना करे। ठीक है, तो ये मतलब इस हवाले से बहुत आपको क्लियर होना चाहिए कि वाई वी आर बेसिकली इस चीज़ का रेलेवेंस क्या है, इसका ताल्लुक क्या है उसके साथ। तो मतलब ये हम इसी चीज़ को इंश्योर करना चाह रहे हैं कि जो हमारी डाटाबेस है वो एक कंसिस्टेंट स्टेट में रहे, जो जब उसमें बाद में हमारे टेबल्स के अंदर डाटा एंटर हो तो वो कोई गलत डाटा एंटर ना हो, या वो उन रूल्स को वायलेट ना करे जो हमने रूल्स डिफाइन किए हुए हैं, या कुछ ऑलरेडी जो डाटाबेस ने डिफाइन किए हैं, जो आपकी डाटाबेस अप्रोच डिफाइन करती है या रिलेशनल मॉडल जो है वो डिफाइन करता है, उनको वायलेट ना करे। अब कीप इन माइंड के जी इन अ कॉलम कांस्टेंट, मतलब अब हमने जैसे कहा था जी चेक जो है वो दो तरह से लग सकता है, एक कॉलम के ऊपर कांस्टेंट लग सकता है और एक पूरे टेबल के ऊपर लग सकता है। तो जब एक कॉलम पे लगा तो जो उसका इम्पैक्ट होगा वो कितने कॉलम्स पे होगा, उसी कॉलम पे होगा जिसके लिए हमने वो कांस्टेंट लगाया है। ठीक है जी, अब इसकी एग्जांपल मैं बड़े क्लियर आपको दूंगा तो फिर आपको जो है वो बहुत आसानी से ये बात समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे हमारी सेक्स की जो फील्ड है स्टाफ टेबल के अंदर, उसके अंदर हमें पता है जी सेक्स या मेल हो सकती है या फीमेल हो सकती है, और वी एज्यूम्ड या वी बेसिकली स्पेसिफाइड कि जी हम M कैरेक्टर जो है वो मेल के लिए यूज करेंगे और F कैरेक्टर जो है वो फीमेल के लिए यूज करेंगे। तो अब यही वाला फील्ड, अब डेफिनेटली अब कीप इन माइंड कि अभी जो हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स में बात कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके देखेंगे कि हम पूरा टेबल कैसे डिफाइन करते हैं। तो अभी हम एक एक एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं, तो मतलब हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली आगे जाके हम इन सारी चीज़ों को जब एज अ होल पढ़ेंगे तो फिर आपको अगेन चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी आप देखें कि फ़र्ज़ करें आप एक टेबल क्रिएट कर रहे होते स्टाफ का, और स्टाफ में एक फील्ड होती सेक्स की, और आपने बता दिया जी ये कैरेक्टर इसकी डाटा टाइप है कैरेक्टर, और आगे देखें इसमें लेंथ आपने नहीं बताई। लेंथ क्यों नहीं बताई? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है कैरेक्टर की लेंथ कितनी होती है, 1 होती है, कि एक कैरेक्टर स्टोर कर रहा है। तो हम जो इसमें वैल्यू आ सकती हैं इस एट्रीब्यूट के लिए वो भी एक एक कैरेक्टर ही है, या मेल आ सकता है M या फीमेल आ सकता है F। तो इसलिए हमने कोई इसको लेंथ स्पेसिफाई नहीं की। लेकिन अगर फर्ज करो ये मेल होता और फीमेल होता तो हम फिर मे बी इसकी 6 जो है वो लेंथ दे देते, पूरा पूरा लिखना होता, लेकिन हम इसको इसी तरह कर रहे हैं। उसके बाद हमने स्पेस दे के जो पिछला कॉन्स्टेंट्स हमने पढ़ा था रिक्वायर्ड डाटा का कि जी हम नॉट नल, इसके लिए मैंडेटरी है कि मतलब आपने ये नहीं छोड़ना कि आप ये नहीं कह सकते कि वो पता नहीं है या वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, अब अगला जो है वो डोमेन कॉन्स्टेंट है। डोमेन कांस्टेंट हमने कहा जी पहला उसका मेथड है या मैकेनिज्म है वो चेक क्लॉज के थ्रू हम करते हैं। तो हमने
स्पेसिफाई किया चेक, और चेक के बाद पैरेंथेसिस के बाद हमने कहा सेक्स इन, और इन का मकसद आपको पता है, आप पहले ये पढ़ चुके हैं। इन आपकी सेट मेंबरशिप होती है कि जो इस से आगे जो सेट है तो इसकी वैल्यू इन्हीं में से हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। तो सेक्स की वैल्यू या एम कैरेक्टर होगी या एफ कैरेक्टर होगी। कोई बंदा गलती से वाई प्रेस कर देता है तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो इसको मैच करेगा, या एम होना चाहिए या एफ होना चाहिए, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि अब जब ये आपने डाटा डिफाइन किया होगा इस तरह, इस टेबल के लिए, स्टाफ के लिए, और बाद में आपने डाटा एंट्री शुरू कर दी कि एक मसलन जैसे जॉन वाइट है, और आप उसके आगे जब उसकी सेक्स आप आइडेंटिफाई करेंगे, आप बताएंगे जी कि मेल है या फीमेल है, तो वो फिर इसको आपको अलाउ करेगा। एम या एफ, इन दो कैरेक्टर्स के अलावा कोई भी चीज़ वो जो है वो अलाउ नहीं करेगा। जो दूसरा हमारा मैकेनिज्म है डोमेन कंस्ट्रेंट को स्पेसिफाई करने का, वो है क्रिएट डोमेन की स्टेटमेंट के थ्रू। लेकिन कीप इन माइंड कि ये डोमेन जो है वो तमाम डीबीएमएस जो है इसको सपोर्ट नहीं करते। तो मतलब बाज़ औक़ात हो सकता है कि ये कुछ डीबीएमएस में, कुछ टूल्स में ये वर्क करे, कुछ में ना करे, लेकिन ये आईएसओ के जो स्टैंडर्ड है उसमें है इंक्लूडेड, तो इट कुड बी मतलब अवेलेबल। लेकिन इसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल। क्रिएट डोमेन, अगेन आपको याद होना चाहिए जब हमने एसक्यूएल की वो जो डीएमएल पढ़ी थी तो उसमें हमने ये कहा था कि एसक्यूएल की जो नोटेशन हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, वो बीएनएफ, उसकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक हैं कि जी मसलन जो कैपिटल में होंगे वो रिजर्व वर्ड्स होंगे, जो सेंटेंस केस या वो जो लोअर में होंगे वो बेसिकली आपके यूज़र डिफाइंड वो चीज़ें होंगी, और जो स्क्वायर्स में होगा वो ऑप्शनल होगा, जो करली ब्रेसेस में होगा वो मैंडेटरी होगा, एंड सो ऑन। कुछ इस किस्म के रूल्स हमने, और जो वो जो वर्टिकल बार थी या जो पाइप साइन था वो हमारा जो है अल्टरनेटिव्स के लिए होगा। तो ये हमने चीज़ें ये तमाम जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस की थी, और ये अगर आपके जहन में होंगी तो आपको चीज़ें जो है ना वो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अब अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो है क्रिएट डोमेन, और ये कीवर्ड है। उसके बाद आप जो भी डोमेन जो है वो डिफाइन करना चाह रहे हैं उसका कोई भी नाम, जैसे हमने एसक्यूएल आइडेंटिफायर के अंदर डिस्कस किया था, आप जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। उसके बाद एज का ऑप्शनल वर्ड है, उसके बाद उसकी डाटा टाइप आप डिफाइन करते हैं, उस जो भी डोमेन है, ठीक है। फिर अगेन ऑप्शनल है डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट की ऑप्शन है, ये वैल्यू आप खुद से स्पेसिफाई करोगे। अब डिफॉल्ट क्या होता है इसको समझ लें, बड़े अच्छे तरीके से समझ लें ताकि आपको पता हो। मसलन फर्ज करें हम एक एट्रीब्यूट जो है वो स्पेसिफाई कर रहे हैं, फर्ज करें सेक्स का ही एट्रीब्यूट की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई यूजर मतलब बाकी सारे एट्रीब्यूट्स की या कॉलम्स की वैल्यू एंटर करता है लेकिन सेक्स की एंटर नहीं भी करता ना, तो डिफॉल्ट जो है ना वो उसको मेल कर दो। तो ये डिफॉल्ट होती है कि आप अगर ना भी एंटर करें तो फिर वो डिफॉल्ट वैल्यू जो भी आपने स्पेसिफाई की होगी वो ले लेगा। मिसाल के तौर पे फर्ज करें जी आप मार्क्स की फील्ड है, तो मार्क्स में नहीं कुछ एंटर करते तो आप कहो जी बाय डिफॉल्ट जो है वो जीरोस में स्टोर कर दो। फर्ज करो जी सैलरी की फील्ड है, और फर्ज करो आप कहते हो जी कि किसी बंदे की सैलरी नहीं देते, तो वो जो मिनिमम सैलरी है जो कि हम कहते हैं जी 9,000 पाउंड, वो आप उसकी फील्ड में बाय डिफॉल्ट। तो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें जो है आप जो है वो डिफ़ॉल्ट के ऑप्शन के थ्रू आप स्टोर करवा सकते हैं उस फील्ड के अंदर, उस कॉलम के अंदर, जो भी वो उसकी एक जो है लीगल वैल्यू हो सकती है। और फिर अगेन आप देखें कि इसका आखिरी जो आपका ऑप्शनल है वो है चेक। वही जो जिस तरह चेक हमने किसी एट्रीब्यूट कॉलम पे लगाया था, इधर भी इस डोमेन के ऊपर चेक के जी इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो इनमें से हों। तो मतलब ये उसका अल्टरनेटिव वे है कि हम वही वाला डोमेन कंस्ट्रेंट इस क्रिएट डोमेन स्टेटमेंट के थ्रू भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। अब क्रिएट डोमेन की उसी वो जो हमने पिछले वो जो चेक क्लॉज के थ्रू जो सेक्स एट्रीब्यूट या कॉलम के लिए हमने काम किया था, अब उसी को हम जो है वो डिफरेंट तरीके से करेंगे और वो हम क्रिएट डोमेन के स्टेटमेंट के थ्रू करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि हम स्टेटमेंट है क्रिएट डोमेन, और इस डोमेन का नाम, अब अगेन जब भी क्रिएट का लफ्ज आएगा तो क्रिएट मीन्स कि यू आर वर्किंग विद अ डाटा डेफिनेशन, विद डाटा डेफिनेशन, ठीक है जी। और डाटा डेफिनेशन
मीन्स के यू आर क्रिएटिंग अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, और ये भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। मसलन ऑब्जेक्ट्स हमारे डेटाबेस के बहुत डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, जैसे टेबल हो सकता है, व्यू हो सकता है, डोमेन हो सकती है, कोई और कॉन्स्ट्रेंट हो सकता है, एंड सो ऑन। तो जो भी क्रिएट के हवाले से जो भी चीजें होंगी वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो हम उसको, इट मीन्स कि हम क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट डोमेन, और उस डोमेन का नाम जैसे हमने बताया कि कोई भी आप नाम रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आपने उसका नाम रखा सेक्स टाइप, और एज का कीवर्ड है, और उसके बाद हमने उस डोमेन की डाटा टाइप बतानी होती है। तो हमने उसकी डाटा टाइप क्या बताई, कैरेक्टर बताई। डिफॉल्ट वैल्यू उसकी देखें हमने क्या सेट कर दी, एम, मींस कि अगर कोई वैल्यू यूजर नहीं सप्लाई करता, मसलन बाकी फील्ड्स के लिए तो वैल्यू दे देता है लेकिन सेक्स के लिए नहीं देता, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी फिर क्या उसमें एंटर हो जाएगी, एम खुद से डीबीएमएस उसमें स्टोर कर देगा। तो अब ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि मसलन डीबीएमएस और ये जो हमारे इंटीग्रिटी एनहांसमेंट फीचर हैं, जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ये हमें कितना हेल्प कर रहे हैं चीज़ों को ईजी करने के लिए, चीज़ों को ऑटोमेट करने के हवाले से। उसके बाद नीचे देखें कि जो ऑप्शनल एक और जो चीज़ है वो चेक थी हमारी, और हम चेक कर रहे हैं कि जो वैल्यू इन है इसके अंदर, जो वैल्यू इसके अंदर आ सकती है वो 2 कैरेक्टर्स ही आ सकते हैं, इन 2 के अलावा कोई कैरेक्टर नहीं आ सकता, मेल और फीमेल। अच्छा, अब ये देखें कि ये तो हमने डोमेन क्रिएट कर ले, लेकिन हमने तो एक्चुअली उस कॉलम को वो सेट करना था कि वो उस कॉलम के अंदर ये चीज़ें, मतलब उसको कॉलम से कैसे रिलेट करना है। तो उसके लिए आपको, जब आप फिर उस टेबल की डेफिनेशन के अंदर आप क्या करेंगे, आपने देखें नीचे लिखा सेक्स, सेक्स वही कॉलम का नाम है उस टेबल के अंदर, स्टाफ के अंदर। उसके आगे आप बजाय आपने डाटा टाइप और वो जो बाकी सारी चीजें हैं वो लिखने के, आपने सिर्फ क्या लिख देना है, इधर डोमेन लिख देनी है। तो आप जब भी सेक्स टाइप को वो रेफर करेगा तो सेक्स टाइप की वो जो डेफिनेशन है वो क्रिएट डोमेन के हवाले से उधर पड़ी हुई है, तो इट मीन्स कि वो इसको फिर रेफर करेगा, और सारी जो चीजें इसमें डिफाइन की गई हैं कि जी ये कैरेक्टर होगा, एक लेंथ है इसकी, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू एम है, और इसकी जो चेक है वो ये है कि या एम कैरेक्टर आ सकता है या एफ आ सकता है, और उसके बाद स्पेस। तो मसलन इससे हमारी टेबल डेफिनेशन भी जो है वो छोटी हो जाएगी अगर हम डोमेन जो है वो अलग से डिफाइन करें। और फिर अगर हमने ये डोमेन, फर्ज करें ये डोमेन मल्टीपल फील्ड्स के लिए यूज हो सकती है, तो फिर इसका फायदा ये भी है कि इसी को आप बार बार जो है वो यूज भी कर सकते हैं। तो मतलब इसके अपने फायदे हैं और इसके अपने जो है वो कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आप देखें उसके बाद हमने सेक्स टाइप और स्पेस नॉट नल कर दिया। तो अब ये डेफिनेशन इक्विवेलेंट है वो जो पिछली हमने स्लाइड पे देखी थी उसके, लेकिन 2 डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू हमने डोमेन कॉन्स्टेंट जो है वो स्पेसिफाई कर दिए हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा, जो सर्च कंडीशन होती है डोमेन के अंदर, इट कुड आल्सो इंक्लूड अ टेबल लुकअप। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि जैसे आपका ब्रांच और स्टाफ का टेबल है, ठीक है, तो आप देखें कि मसलन जो ब्रांच का टेबल है उसके अंदर हम क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, हमारी तमाम ब्रांचेस जो हैं उनकी डिटेल्स उसके अंदर पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो मसलन फर्ज करें जी हमारी ब्रांच जो थी वो उसकी वैल्यूज 4 ब्रांचेस की पड़ी हुई है, एक B001 है, एक B002 है, एक B003 है, एक B004 है, 4 ब्रांचेस हैं हमारे पास। अब जो स्टाफ के अंदर भी ब्रांच नंबर का जो एट्रीब्यूट या कॉलम मौजूद है और हर स्टाफ इज असाइंड टू अ पर्टिकुलर ब्रांच, तो डेफिनेटली अब जो किसी भी स्टाफ मेंबर की जो ब्रांच होनी चाहिए तो लॉजिकली वो उन्हीं 4 में से होनी चाहिए, उसके अलावा नहीं होनी चाहिए। मतलब जब ब्रांचेस हैं ही या B001 या 2 या 3 या 4, तो जो कोई भी स्टाफ मेंबर है उसको अगर मैं 10 ब्रांच नंबर असाइन कर दूं तो मतलब ये तो लॉजिकली इसकी सेंस नहीं बनती कि हम एक तरफ कह रहे हैं जी कि हमारी तो 4 ब्रांचेस सिर्फ एग्जिस्ट करती हैं, 1 2 3 और 4, तो मैं कैसे किसी को 10 असाइन कर सकता हूं। तो ये सर्च कंडीशन इस तरह भी जो है वो वेरीफाई कर सकती है कि ये बेसिकली आप सर्च कंडीशन के अंदर आप सिलेक्ट करवा सकते हो उस पर्टिकुलर टेबल से, लेकिन उसके लिए फिर शर्त यही है कि आपका वो पहले वाला जो टेबल है वो पॉपुलेटेड होना चाहिए, उसके अंदर वैल्यूज होनी चाहिए कि मतलब वो 4 ब्रांचेस की वैल्यूज होंगी तो फिर तो इसको मतलब अगर समझना है तो आप ये इसको देख सकते हैं कि मसलन फर्ज करें आपने कहा जी क्रिएट डोमेन ब्रांच नंबर, और ये स्टाफ के टेबल के लिए हम कर रहे हैं एज कैरेक्टर 4, क्योंकि 4 B001 और B002 इस तरह ब्रांच की, तो 4 कैरेक्टर्स हमने स्पेसिफाई कर दिए। और चेक के अंदर हमने कहा वैल्यू इन, इसकी वैल्यू जो है ब्रांच नंबर की वो क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, और उसके अंदर हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट लगा ली, और सिलेक्ट में हमने कहा सिलेक्ट ब्रांच नंबर फ्रॉम ब्रांच।
तो अब जो ब्रांच के टेबल में जितनी एंट्रीज पड़ी होंगी वो सारी इस सेट के अंदर आ जाएंगी। तो इट मींस अब जो स्टाफ के टेबल के अंदर जो ब्रांच नंबर की वैल्यू आ सकती है वो उन्हीं वैल्यूज में से कोई एक हो सकती है जो ऊपर आपने ब्रांच के टेबल में डिफाइन की हुई है। तो मतलब ये भी आप जो है वो इस तरह भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किया जा सकता है तो उसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, उसकी डेफिनेशन को खत्म भी किया जा सकता है। तो हमेशा जब भी कोई भी जो क्रिएट चीज हो सकती है उसके लिए ड्रॉप भी अवेलेबल है। तो अगर फर्ज करें आपकी एक डोमेन आपने डिफाइन की थी लेकिन उसकी अब नहीं जरूरत आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप कमांड। और ड्रॉप के बाद वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिस टाइप का वो आप डिफाइन करते हो, तो अगर आपने डोमेन क्रिएट की थी तो आप ड्रॉप डोमेन करोगे और ड्रॉप डोमेन, और डोमेन के बाद डोमेन का नाम आता है। और उसके बाद अगर आप देखें तो इसका सिंटैक्स या इसका फॉर्मेट देखें स्टेटमेंट का ड्रॉप डोमेन का, तो उसमें आपको दो ऑप्शनल चीज़ें नज़र आ रही हैं और उनमें एक ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट की और एक कैस्केड की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, इनका आपको बड़ा क्लियर जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रिस्ट्रिक्ट और कैस्केड जो है वो क्या बेसिकली इनका मकसद होता है। कीप इन माइंड कि फ़र्ज़ करें कि आप ड्रॉप डोमेन और फ़र्ज़ करें वो जो सेक्स टाइप की हमने डोमेन क्रिएट की थी और उसको रिस्ट्रिक्ट करते हो, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन कि रिस्ट्रिक्ट के केस में अगर फ़र्ज़ करें वो डोमेन किसी भी कॉलम में यूज़ हो रही है, ठीक है, आपके डेटाबेस के अंदर, तो अब रिस्ट्रिक्ट के केस में वो क्या करेगा, वो आपको डोमेन को ड्रॉप नहीं करने देगा। क्यों? इसलिए कि वो जो है डोमेन किसी भी कॉलम के साथ यूज हो रही है, किसी टेबल के अंदर या व्यू के अंदर। तो अगर आप देखें तो सेक्स वाला जो कॉलम है उसके लिए ये डोमेन यूज हो रही है, तो इट मींस कि दिस डोमेन इज इन यूज बाय द सेक्स कॉलम इन स्टाफ टेबल। तो रिस्ट्रिक्ट के केस में इसको वो डिलीट नहीं करने देगा आपको, मतलब ड्रॉप नहीं करने देगा, इसकी डेफिनेशन डिस्ट्रॉय नहीं होगी। कैस्केड दूसरी ऑप्शन है, ठीक है। अब कैस्केड डिफरेंट तरह से काम करता है। कैस्केड अगर आप करते हैं फिर क्या होगा कि कैस्केड तो ये कहता है जी कि अगर डोमेन यूज हो भी रही है ना तो उसको ड्रॉप कर देना है। लेकिन अब जहां पे वो जिस कॉलम के साथ वो डोमेन यूज हो रही थी, तो पहले उसको ड्रॉप करने से पहले आप क्या कर सकते हो कि आप उसकी जो डाटा टाइप है उस डोमेन के अंदर डिफाइंड है वो उस कॉलम के साथ स्पेसिफाई कर दो। मतलब आप नहीं करोगे, खुद डीबीएमएस करेगा। और कोई भी जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो आपने अप्लाई किए हुए हैं या कोई डिफॉल्ट आपने अप्लाई किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली जो है रिलेट हो जाएगा उस कॉलम के साथ। तो इस तरह जो है फिर हमारा रिस्ट्रिक्ट और कैस्केड जो है ये दोनों ऑप्शंस काम करती हैं। तो आई रिपीट अगेन ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, अगर आप रिस्ट्रिक्ट यूज़ करते हैं तो रिस्ट्रिक्ट में क्या होगा कि अगर वो डोमेन किसी कॉलम के साथ एसोसिएटेड है, यूज़ हो रही है, तो फिर वो रिस्ट्रिक्ट के केस में वो डीबीएमएस उसको ड्रॉप नहीं करने देगा। लेकिन कैस्केड के केस में क्या होता है कि कैस्केड के केस में वो पहले उस डोमेन में से सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करेगा कि मसलन उसकी डाटा टाइप क्या थी, उसमें डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू लगी हुई थी या नहीं, या जो चेक कंडीशन लगी हुई थी, और अगर वो पॉसिबल होता है तो वो क्या करेगा, वो उस जिस कॉलम में वो डोमेन यूज़ हो रही है पहले उसके साथ एसोसिएट कर देगा और फिर उस डोमेन को जो है वो क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्ट एंड कैस्केड। और ये रिस्ट्रिक्ट और कैस्केड जो है इनका बहुत यूज आना है आगे इस ऑप्शंस का, तो इनका मतलब ऑलमोस्ट एक ही तरह का है। तो अगर आपको एक जगह पे ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो ये कॉन्सेप्ट इसी फॉर्म में जो है मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई होता रहेगा। हमारा कॉन्स्ट्रेंट है जी वो एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट है, और आपको अच्छी तरह याद होगा कि एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट हमने पढ़ा था कि वो जो प्राइमरी कीज़ के हवाले से होता है कि जो प्राइमरी की ऑफ अ टेबल मस्ट कंटेन अ यूनिक
null value for each row कि जी आपकी हर जो प्राइमरी की है किसी भी टेबल की या तो डुप्लीकेट वैल्यूज भी नहीं होंगी उसकी, और दूसरी बात कि नल भी उसमें के अंदर नहीं आ सकता। और आईएसओ के अंदर मतलब जो एसक्यूएल डिफाइन करता है स्टैंडर्ड आईएसओ जो डिफाइन करता है एसक्यूएल के लिए स्टैंडर्ड, उसके अंदर जो प्राइमरी की या एंटिटी इंटीग्रिटी है उसको जो कंस्ट्रेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए प्राइमरी की का क्लॉज यूज होता है। और डेफिनेटली ये जो है ये किसी भी क्रिएट या अल्टर टेबल की का जो है वो स्टेटमेंट के अंदर यूज होगा। चूंकि ये स्टेटमेंट्स हम आगे जाके पढ़ेंगे तो हम इनके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो मसलन कोई भी जब आप किसी टेबल को डिफाइन कर रहे होंगे तो अभी अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि अभी हम ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं कि कैसे किसी एक कॉलम को जो है आप डिफाइन करते हो, उसका रिक्वायर्ड डाटा डिफाइन करते हो या उसका डोमेन कंस्ट्रेंट करते हो या उसको प्राइमरी की जो है वो डिफाइन करते हो। इसके बाद हम फॉरेन की बात भी करेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में, लेकिन फिर फाइनली हम इस सारी पिक्चर्स को इन छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मिला के हम एक बड़ी चीज़ बनाएंगे और वो हमारा टेबल होगा। ठीक है जी। तो अब आप देखें कि मसलन कोई भी टेबल है उसमें आपने स्पेसिफाई करना है एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, तो वो किस क्लॉज के थ्रू करेंगे या कीवर्ड्स के थ्रू? प्राइमरी की, प्राइमरी स्पेस की। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर वो आप एट्रीब्यूट आप बता दोगे, उसका नाम लिख दोगे जो आपने प्राइमरी की के तौर पे यूज करना है। अच्छा, अब स्टाफ के टेबल में आप देखें कि स्टाफ नंबर जो है हमारी प्राइमरी की थी, तो इसलिए हमने स्टाफ नंबर इधर लिख लिया। अब ये सिंपल हमारी की है तो इसलिए हमने एक एट्रीब्यूट लिखा। इसी तरह आप प्रॉपर्टी फॉर रेंट के टेबल में देखें तो आप लिखोगे प्राइमरी स्पेस की और ब्रैकेट में प्रॉपर्टी नंबर, क्योंकि प्रॉपर्टी फॉर रेंट के टेबल के अंदर जो आपकी प्रॉपर्टी नंबर का एट्रीब्यूट है वो एज अ प्राइमरी की काम कर रहा है। और इसी तरह जो व्यूइंग का टेबल है उसके अंदर दो फील्ड्स हैं जो मिल के जो है वो प्राइमरी की बना रही है, कंपोजिट की है आपकी, और उसमें क्लाइंट नंबर कॉमा प्रॉपर्टी नंबर। तो इट मींस के प्राइमरी की अगर आपकी कंपोजिट है तो आप कॉमा सेपरेटेड लिस्ट के थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात कि किसी एक टेबल की एक ही प्राइमरी की हो सकती है। तो इट मींस के जब आप एक टेबल को डिफाइन कर रहे होंगे तो किसी भी एक टेबल के अंदर जो प्राइमरी की का क्लॉज है वो जस्ट एक दफा आ सकता है, एक से ज्यादा दफा नहीं आ सकता। लेकिन मतलब मल्टीपल टेबल्स है तो उन हर एक के लिए एक एक आपका जो है वो प्राइमरी की का क्लॉज आएगा। आई होप इट्स क्लियर। एंटिटी इंटीग्रिटी के हवाले से मजीद के मसलन फर्ज करें बाज़ औक़ात आपकी कुछ और फील्ड्स भी ऐसी हो सकती हैं, कॉलम्स ऐसे हो सकते हैं जैसे आपकी अल्टरनेट कीज हैं या जो कैंडिडेट कीज थी उनको भी आप यूनिक रखना चाहते हैं फर्ज करें तो आप उनको भी यूनिक रख सकते हो। और उसके लिए भी आपका जो एसक्यूएल है वो आपको एक कीवर्ड प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप जो है उनकी यूनिकनेस भी रख सकती हो। मतलब एक्सेप्ट प्राइमरी की तो होनी यूनिक है और नल भी उसमें नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई और कॉलम भी आपका जो है वो यूनिक वैल्यूज मेंटेन करे, उसमें डुप्लीकेट ना आए, तो आप इसको जो है यूनिक के कीवर्ड के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हो। तो कीप इन माइंड कि जी यूनिक क्लॉज मस्ट आल्सो बी डिक्लेयर्ड एज नॉट नल। तो पहली बात है कि मसलन नल अगर दो हो तो वो यूनिक तो नहीं है ना, दोनों नल को हम तो नहीं कह सकते कि वो कैसे, उनकी डुप्लीकेशन को तो हम चेक नहीं कर सकते कि वो एक जैसे हैं या नहीं है। तो इसलिए पहली बात है कि अगर आप डुप्लीकेशन अवॉइड करना चाहते हैं तो देन यू मस्ट डिक्लेयर दैट फील्ड एज नॉट नल। There may be as many unique clauses per table as required। अब इसमें आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। प्राइमरी की का जो क्लॉज है वो तो हमने कहा जी एक टेबल के अंदर एक दफा आ सकता है, लेकिन जो आपका ये वाला है ना इसके अंदर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है जी। SQL rejects any insert or update operation that attempts to create a duplicate value within each candidate key, primary key और alternate key। ठीक है। तो अब keep in mind कि it is the responsibility of SQL कि वो इस किस्म के किसी भी ऑपरेशन को जिसमें हम कोई नया डाटा इंसर्ट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं तो जो प्राइमरी की या यूनिक वाला जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू को कभी भी वो डुप्लीकेट जो है वो नहीं होने देगी। ठीक है। तो मतलब ये आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद ही DBMS और SQL मिलके इस चीज को इंश्योर करेंगे। तो मतलब यू कैन इमेजिन कि हाउ हेल्पफुल दीज कॉन्स्ट्रेंट्स और इंटीग्रिटी एनहांसमेंट फीचर्स आर कि जी हमारे काम को कितना ये आसान कर रहे हैं कि आपको खुद से इस चीज को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है कि कहीं हम डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं कोई प्राइमरी की दे रहे हैं। मसलन जैसे देखें एक रजिस्ट्रेशन नंबर है स्टूडेंट का,
तो मतलब वो जब हमने उसको एज अ प्राइमरी की उस एट्रीब्यूट को लिया होगा, तो हम अगर गलती से भी कोई डुप्लीकेट किसी को असाइन करना भी चाहें तो हमें DBMS जो है वो SQL जो है हमें फ़ौरन एरर दे देगा कि नहीं जी ये आपने डुप्लीकेट कर दिया है। तो मतलब अगर आपको ये खुद काम इसका ट्रैक रखना पड़ता तो आप सोचें कि आपको बहुत जो है इसके लिए काम करना पड़ता, और बाज़ औक़ात फिर आपकी गलती भी हो सकती है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो है आप इन इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स का सहारा ले सकते हैं। यूनिक का फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है, यूनिक और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर यूनिक का कीवर्ड है, और पैरेंथेसिस के अंदर जो है आप वो बता देते हो कि किसको यूनिक करना है। तो ये टेलीफोन नंबर आपने फ़र्ज़ करें अगर आप चाहते हो जी हर एक स्टूडेंट का एक यूनिक टेलीफोन नंबर होगा, कभी भी दो लोगों का एक जैसा नहीं हो सकता, इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आप यूनिक के कीवर्ड या क्लॉज के थ्रू कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा अगला कॉन्स्टेंट है दैट इज़ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, और अगर आपको याद हो तो हम ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रिलेशनल मॉडल के अंदर। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट क्या था? पहली बात कि हमने कहा था जी कि दो जो टेबल्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करने के लिए, मसलन दो जो टेबल्स हैं कि मसलन हम स्टाफ और ब्रांच के टेबल की एग्जांपल लें, तो जो ब्रांच है, ब्रांच के अंदर जो ब्रांच नंबर का एट्रीब्यूट है या कॉलम है दैट इज एक्टिंग एज अ प्राइमरी की। और हम ये कहते हैं जी कि हर ब्रांच के अंदर बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स होते हैं, तो इट मीन्स कि एक ब्रांच के अगेंस्ट मेनी स्टाफ मेंबर्स, तो इट मीन्स कि देयर एग्जिस्ट अ वन टू मैनी रिलेशनशिप। और जब भी वन टू मैनी का रिलेशनशिप आता है, ये बात मैं बार बार रिपीट पहले भी कर चुका हूं और आइंदा भी करता रहूंगा, और इसको हम बड़ी डिटेल से आगे भी देखेंगे, लेकिन अगर आपको यहाँ पे भी ये बात क्लियर होती है तो मतलब आपकी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। तो आप ये देखेंगे कि जो आपका ऐसा एट्रीब्यूट जहाँ पे एक इंस्टेंस है वन वाला, तो मसलन जो ब्रांच एक है उसके अंदर बहुत सारे स्टाफ होते हैं, तो वहां पे वो जो एट्रीब्यूट है उसका जो प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल होता है, और वही वाला एट्रीब्यूट वो जो फिर मैनी वाले साइड पे जो टेबल है उसके अंदर खुद से इंक्लूड किया जाता है टू डिफाइन दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप, और वहां पे वो एज अ फॉरेन की काम करता है। तो आप देखते हैं कि स्टाफ के टेबल में भी ब्रांच नंबर है, और ब्रांच नंबर जो स्टाफ के टेबल में है वो रिपीट हो सकता है, जबकि ब्रांच के टेबल में वो रिपीट नहीं हो सकता, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपको अब हमने बताया कि पहली बात है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में जो फॉरेन की वैल्यू है, बेसिकली जो स्टाफ के अंदर ब्रांच नंबर पड़ा हुआ है, जो ब्रांच नंबर की किसी भी वैल्यू होगी किसी भी स्टाफ के लिए, दैट शुड बी आइदर फ्रॉम द ब्रांच नंबर ऑफ द ब्रांच टेबल, के मतलब ब्रांच के टेबल में जितनी भी ब्रांचेस आपकी एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हीं में से कोई एक वैल्यू हो, या फिर वो नल हो सकती है। और मैंने आपको ये सिनेरियोस दोनों ऑलरेडी डिस्कस किए हुए कि देखें, जैसे मैंने पहले बताया कि मसलन फर्ज करें हमने सिर्फ दो ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं, एक B001 और एक B002, तो कोई भी स्टाफ है जब आप उसका डाटा क्रिएट कर रहे हैं, मसलन आप डाटा लिख रहे हैं, कोई आप स्टाफ की वैल्यू एंटर कर रहे हैं, किसी एक स्टाफ की इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं, तो उसको ब्रांच नंबर देनी है। तो अब ये कैसे हो सकता है कि उसको ब्रांच 100 आप दे दें, क्योंकि आपकी तो ब्रांचेस के टेबल में तो है ही दो चीजें, दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच B001 है और एक ब्रांच B002 है। तो मतलब इस हवाले से अब आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जो फॉरेन की वैल्यू है वो या वही वैल्यू उन्हीं में से कोई एक आ सकती है जो आपके ऊपर जो आपका जो पेरेंट आपका टेबल है उसके अंदर की वैल्यूज में से, या फिर दूसरी सिनेरियो ये है कि मसलन एक एम्प्लॉय को हायर तो आपने कर लिया लेकिन यू हैवंट डिसाइडेड कि जी इसको किस ब्रांच में जो है वो भेजना है, तो आप फिलहाल उसको नल कर सकते हो। तो ये आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट था या रूल था जो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए थे। अब मसला ये तो हमने सीखा हुआ है, हम इसके ऊपर डिस्कशन आज हमारी नहीं है, लेकिन हम ये वेरीफाई कर रहे हैं कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करना है एसक्यूएल के अंदर। तो जो जिस तरह एंटिटी इंटीग्रिटी रूल था दैट इज स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की क्लॉज, तो जो आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट है दैट इज स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की क्लॉज। तो फॉरेन की क्लॉज को जरा हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉरेन की क्लॉज जो है वो किस तरह का होता है। तो फॉरेन की क्लॉज को देखें तो फॉरेन स्पेस की
उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आप उस एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं जो इस टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की काम कर रहा है। और हम एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं कि जो ब्रांच नंबर है स्टाफ के टेबल में वो इट इज एक्टिंग एज अ फॉरेन की। और उसके बाद रेफरेंसेस का कीवर्ड आता है। रेफरेंसेस मींस कि ये किस टेबल, अपने पेरेंट इसका कौन है और पेरेंट का नाम आ जाता है तो वो टेबल का नाम आ जाएगा। और उसके आगे देखें आप, हमने क्या लिखा हुआ है, ब्रांच। तो ब्रांच जो है आपका इसका पेरेंट टेबल है जिसमें बेसिकली जिसको ये रेफर कर रहा है, जिसमें ये एज अ प्राइमरी की मौजूद है। तो दिस इज हाउ बेसिकली यू स्पेसिफाई रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट यूजिंग एसक्यूएल। अब कीप इन माइंड कि एसक्यूएल, जैसे हमने पहले कहा कि इट विल प्रिवेंट any operations that could be in form of insert or update, जिसमें मतलब कोई भी फॉरेन की वैल्यू चाइल्ड टेबल के अंदर आप ऐसी स्पेसिफाई कर रहे हैं जो आपके प्राइमरी की, उसके पेरेंट टेबल के अंदर वो जो प्राइमरी की फॉर्म में वैल्यूज पड़ी हैं उनमें से ना हो, या नल के अलावा मतलब कोई भी आपको वैल्यू वो जो है ऐसी असाइन नहीं करने देगा। ठीक है जी। अब मसला ये है कि ये जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है इसका बड़ा जो है क्रूशल रोल होता है कि मसलन फ़र्ज़ करें कि अब आपका फ़र्ज़ करें एक ब्रांच थी B001, राइट, ब्रांच के टेबल में, ठीक है, और उसका मसलन सिटी सपोज लंदन था एंड सो ऑन, बाकी उसकी सारी डिटेल पड़ी हुई थी। अब स्टाफ के टेबल में जो ब्रांच नंबर है दैट इज़ एक्टिंग एज अ फॉरेन की। तो बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स ऐसे हो सकते हैं जो उस ब्रांच में काम करते थे। सपोज आप कहते हो जी 5 स्टाफ मेंबर्स ऐसे थे जो उस पर्टिकुलर ब्रांच B001 में काम करते थे। ठीक है। अब मसला ये है कि फ़र्ज़ करें अगर हम जो है ब्रांच के टेबल में से B001 को डिलीट करते हैं, ठीक है, या अपडेट करते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर जो उसके चाइल्ड टेबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, और ये बड़ा क्रूशल है, इसको आप समझें। मसलन फ़र्ज़ करें अगर मैं ब्रांच B001 डिलीट कर दूं ब्रांच के टेबल में से, तो क्या जितने स्टाफ मेंबर हैं जो ब्रांच B001 में काम करते हैं वो भी डिलीट हो जाए? या फ़र्ज़ करो कि मैं B001 ब्रांच नंबर को चेंज कर देता हूं, उसका मैं ब्रांच नंबर जो है वो B001 के बजाय B005 कर देता हूं। तो अब क्या होना चाहिए? लॉजिकली जितने 1 वाले होने चाहिए स्टाफ जिनका ब्रांच नंबर B001 था, उनको अब क्या हो जाना चाहिए? B005 हो जाना चाहिए। तो अब हमें ये भी फिर एक्शंस मतलब स्पेसिफाई करने पड़ते हैं इन दोनों ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि ये दोनों ऑपरेशंस बहुत क्रिटिकल है कि अगर हम डिलीट करते हैं एक ऐसी वैल्यू फॉरेन की जो प्राइमरी की में मौजूद है, तो फिर उसका इंपैक्ट चाइल्ड टेबल पे क्या हो, और अपडेट करें तो फिर क्या हो। तो कीप इन माइंड कि व्हेन एवर जो है वी टॉक अबाउट दीज टू ऑपरेशन, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन, दैट अटेम्प्ट्स टू अपडेट or delete a candidate key value in the parent table that has some matching rows in the child table is dependent upon the referential action, and that referential action is specified with the help of on update or on delete statements or clause। तो हम इन दोनों को भी जो है इसकी डिटेल जो फॉरेन की का फॉर्मेट है उसमें एक दफ़ा देखेंगे। अब जैसे आपको सिनेरियो समझ आ गया कि हमने अगर कोई पेरेंट टेबल में से कोई भी फॉरेन की वैल्यू जो है वो डिलीट की या अपडेट की, तो उसका इम्पैक्ट जो चाइल्ड टेबल्स हैं उन पे क्या होगा। तो हमने बताया कि वो भी हम स्पेसिफाई करते हैं, एंड दैट इज स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ ऑन अपडेट, और उसके लिए एक्शन हम स्पेसिफाई करते हैं कि अपडेट के केस में क्या एक्शन हो, और ऑन डिलीट इन दोनों ऑपरेशंस के लिए हम फिर एक्शन स्पेसिफाई करते हैं इन द फॉरेन की क्लास। ठीक है जी। तो अब जो एक्शंस है हमारे पास वो 4 हैं हमारे पास। जो पहला एक्शन है दैट इज कैस्केड, जो दूसरा ऑपरेशन है दैट इज सेट नल, सेट डिफॉल्ट इज द थर्ड वन, एंड नो एक्शन इज द फोर्थ वन। तो हम जो है आज हमारे जो आज का लेक्चर है हम इन्हीं 4 जो
चीज़ें हैं इनको डिस्कस करके हम यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे। जो कैस्केड है, कैस्केड के ऑप्शन हमें ये बताती है कि अगर फ़र्ज़ करें हम पेरेंट टेबल में से डिलीट कर देते हैं कोई ब्रांच नंबर, फ़र्ज़ करें ब्रांच B001 हमने डिलीट कर दी, तो फिर जितनी भी मैचिंग रोज हैं चाइल्ड टेबल के अंदर, व्हाट डज इट मीन कि स्टाफ मेंबर्स जिनकी ब्रांच B001 है वो सारी रोज भी डिलीट हो जाएंगी। लेकिन यू शुड बी वेरी केयरफुल, मतलब व्हेन यू आर बेसिकली स्पेसिफाइंग दीज एक्शंस कि जी आपने किस किस्म का एक्शन उसमें लगाना है। तो मतलब डिपेंड्स आपकी सिचुएशन अगर ऐसी है कि मतलब अगर जब आप कहते हो जी कि वो ब्रांच ही नहीं रही तो अब हमें वो वाले स्टाफ भी डेफिनेटली नहीं रहेगा, तो लॉजिकली सेंस तो बनती है। लेकिन बाज़ वक़्त ये भी हो सकता है कि आप कहो जी नहीं ब्रांच तो हम ख़त्म कर रहे हैं लेकिन जो उसका स्टाफ है हम उसको किसी दूसरी ब्रांच में एडजस्ट कर लेंगे, तो फिर इस सूरत में तो फिर हमें ये हेल्पफुल नहीं है कि हम उसका सारा डाटा जो है उन स्टाफ मेंबर का डिलीट कर दें। तो लेकिन मतलब कैस्केड इसी सूरत के लिए है कि अगर आपने पेरेंट टेबल में से कोई वैल्यू आप फॉरेन की डिलीट करते हो तो जितनी मैचिंग वैल्यूज़ हैं वो उधर से डिलीट हो जाएं। अच्छा, अब फर्ज करें आपने यही काम किया, आपने कहा जी B001 आपने डिलीट किया, अब जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे वो सारे स्टाफ मेंबर जो है वो भी डिलीट होंगे, लेकिन स्टाफ मेंबर्स की तो पूरी रोज डिलीट होंगी। अब जब पूरी रोज की हम बात करते हैं तो पूरी रो के अंदर हो सकता है उधर एक और ऐसी कोई फॉरेन की हो या प्राइमरी की हो जिसके ऊपर कोई और जो है वो दूसरे टेबल में रोज जो है वो डिपेंड कर रही हो। तो अब मतलब कोई ऐसी आपकी एट्रीब्यूट जो दैट इज द प्राइमरी की और मे बी कैंडिडेट की इन दैट पर्टिकुलर रिलेशन, और फिर वो एज अ किसी और टेबल में फॉरेन की जब यूज हो रहा है तो फिर इस सूरत में फिर वो कैस्केड उधर तक जाएगा कि आपकी उसकी भी जितनी मैचिंग रोज हैं वो उधर से भी डिलीट हो जाएंगी। तो मतलब यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर सेलेक्टिंग दिस कैस्केड ऑप्शन, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बाज़ औक़ात आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने दूर तक इसका असर हो सकता है। एंड यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि जी कैस्केड का जो इम्पैक्ट है वो कहाँ तक जाएगा। तो आई होप कि कैस्केड आपको क्लियर हो गया है। जो दूसरी ऑप्शन है हमारे पास वो है सेट नल की। जैसा कि नाम से जाहिर है सेट नल इज कि जी आप अगर पेरेंट में से डिलीट करते हो तो जो चाइल्ड टेबल के अंदर जो उस एट्रीब्यूट के लिए वैल्यू है उसको नल सेट कर दो आप। मसलन कि हम उन रोज को डिलीट नहीं करना चाह रहे हैं, हम ये चाहते हैं जी कि फिलहाल हम उनकी वो ब्रांच नंबर चूंकि रही नहीं तो वो अब उधर नल कर दो, बाकी जो है हम उनको बाद में उनका फैसला करेंगे कि अब उनको कौन सी ब्रांच नंबर हमने असाइन करनी है। तो सपोज हम B001 को डिलीट करने जा रहे हैं, ठीक है, हम B001 को हमने डिलीट कर दिया फ्रॉम द ब्रांच टेबल, तो अब जो स्टाफ जिनका जो ब्रांच नंबर B001 होगा वहां पे क्या आ जाएगा अगर हम ये एक्शन स्पेसिफाई करेंगे सेट नल का कि वो उनको नल सेट कर देगा। लेकिन इसके लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि गलती से अगर आपने स्टाफ टेबल के अंदर जो ब्रांच नंबर है उसको नॉट नल स्पेसिफाई किया हुआ है तो फिर तो ये आपका काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ दिस कि जी आपका जो एट्रीब्यूट है जो एज अ फॉरेन की काम कर रहा है आपने उसको नॉट नल स्पेसिफाई नहीं करना। अगर नॉट नल करेंगे तो फिर तो सेट नल तो काम नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो फिर अगेन वो तो उधर वाली वायलेशन हो जाएगी कि वो नॉट नल है और आप उसमें नल स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो DBMS तो आपको या SQL तो आपको ये काम नहीं करने देगा। तो यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट। सेट डिफॉल्ट इज द थर्ड ऑप्शन, ठीक है जी, कि तीसरा एक्शन जो आप स्पेसिफाई कर सकते हो ऑन डिलीट या ऑन अपडेट के हवाले से वो है सेट डिफॉल्ट का। और डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था कि फर्ज करें आप खुद से कोई वैल्यू सप्लाई नहीं करें तो आप उधर एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दें, तो आप अगर उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं तो वो डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो मिल जाती थी। तो इस सूरत में भी आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने फॉरेन की में स्पेसिफाई किया कि ये हमारी फॉरेन की का एट्रीब्यूट है और आपने उधर डिफॉल्ट भी इसका सेट कर दिया कि डिफॉल्ट जो है फर्ज करें आपने कहा जी B005 और आपने क्या किया कि B001 ब्रांच को ब्रांच के टेबल में से डिलीट किया। अब जितने स्टाफ मेंबर्स जो B001 ब्रांच में थे, अब चूंकि स्टाफ के टेबल में जब हमने ब्रांच नंबर को डिफाइन किया तो उधर हमने कहा कि जो इसका डिफॉल्ट वैल्यू है B005 है। इट मींस कि जब आपने जो है उधर से डिलीट हुआ तो अब
जो है उसकी वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा जो आपने स्पेसिफाई की होगी। लेकिन अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट ऑप्शन अप्लाई नहीं की हुई, उधर डिफाइन ही नहीं की हुई, तो फिर तो ये ऑप्शन भी काम नहीं कर सकता। तो मतलब इट इज़ नेसेसरी कि जी आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू हैव बीन स्पेसिफाइड इन दैट पर्टिकुलर टेबल जिसके अंदर ये फॉरेन की डिफाइंड है, तो वहाँ पे आपको ये डिफाइन किया होगा तो तब ये फिर आपका एक्शन काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो मतलब फिर आपको उन ब्रांच नंबर की जगह पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। अगर सपोज जैसे मैंने कहा कि अगर B005 है तो वो B005 वहाँ पे आ जाएगा। चौथा और जो आखिरी ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज़ नो एक्शन। और नो एक्शन जो है वो जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये बेसिकली अगर आपके कोई भी मतलब आपकी आती है इस किस्म की कि जी आपका डिलीट अगर उधर से पेरेंट में से होता है तो फिर आपका रिजेक्ट हो जाता है ये वाला ऑपरेशन कि जी कोई आपका एक्शन ना हो, एंड दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट वन। और अगर आप ऑन डिलीट के बाद कोई भी रूल स्पेसिफाई नहीं करते तो जो डिफ़ॉल्ट आपका एक्शन होता है वो नो एक्शन होता है। डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आज जो चीज़ें हमने कवर की हम जस्ट उनको एक दफ़ा समराइज़ कर लेते हैं। हमने एसक्यूएल का जो डाटा डेफिनेशन है उसको स्टार्ट किया, उसमें हमने एसक्यूएल आइडेंटिफायर्स की बात की कि क्या रूल्स हैं जिन को यूज़ करते हुए हम एसक्यूएल आइडेंटिफायर्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। हमने डाटा टाइप्स के बारे में देखा जो एसक्यूएल के अंदर यूज़ होती हैं। फिर हमने इंटीग्रिटी इन्हांसमेंट फीचर्स जो कि 1989 के आईएसओ स्टैंडर्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई उनको हमने देखा, जिसमें सबसे पहले हमने रिक्वायर्ड डाटा को देखा कि जी नॉट नल और किस तरह एसक्यूएल में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। डोमेन कॉन्स्टेंट्स के लिए दो डिफरेंट मैकेनिज्म्स हमने देखे, चेक क्लॉज को देखा और क्रिएट डोमेन स्टेटमेंट को काफ़ी डिटेल से देखा। उसके बाद हमने एंटिटी इंटीग्रिटी रूल स्पेसिफाई कैसे किया जाता है एसक्यूएल में, और हमने देखा कि प्राइमरी की का क्लॉज उसके लिए यूज़ होता है। और फिर हमने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट को स्पेसिफाई करने के लिए फॉरेन की को देखा। और फिर हमने ये देखा कि अगर अगर अपडेट या डिलीट के केस में जो अगर फॉरेन की जो है वो पेरेंट टेबल में से डिलीट होती है या अपडेट होती है तो फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो चाइल्ड टेबल के ऊपर क्या होगा। और 4 डिफरेंट किस्म के एक्शंस जो हैं हमने बड़ी डिटेल के साथ उनको देखा, जिसमें कैस्केड, सेट नल, सेट डिफ़ॉल्ट और नो एक्शन थे। हमने इन चीज़ों को बड़ी डिटेल में स्टडी किया। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर में दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।